हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्जर हिंदी मीडियम। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। जैसा कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल अपने साइंस सर्जर हिंदी मीडियम पे आपको बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है। अपन ने सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था। फर्स्ट बुक का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसके सॉल्यूशन जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं हेलो एल्केन हेलो एरिन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सभी बच्चों को यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना है। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो, फॉलो करते हो, यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर आप उसको पढ़ के जाते हो तो आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन में से पूरे नंबर आने के 90% से ज्यादा चांसेस है। तो आपको इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करना है। ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेके आया हूँ ताकि आपको इधर उधर कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनते जाना और समझते रहना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजिलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र बताइए। इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था को बताइए। अब आपको मैं बता देता हूँ चार पांच बातें। देखो एक होता है एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद एक कार्बन उससे जुड़ा रहता है हेलोजन। इसको अपन बोलते हैं, क्या बुलाते हैं इसको अपन? एलाइलिक। क्या बुलाते हैं? एलाइलिक। बात करें बेंजाइलिक तो बेंजीन, बेंजीन से कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन से कौन कनेक्टेड है? हेलोजन। इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक। अब बात करते हैं वाइनाइलिक। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से जस्ट कौन कनेक्टेड है? हेलोजन। उसको अपन बोलते हैं वाइनाइलिक। और एराइलिक, बेंजीन से जस्ट कौन कनेक्टेड रहता है? हेलोजन। उसको अपन बोलते हैं एराइलिक। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे अपने को पूछा था बेंजिलिक, मतलब ये वाला। इस बेंजिलिक की बात की थी, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से हेलोजन। अब यहाँ पे कार्बन दो बॉन्ड बना है, इसका मतलब कंफर्म इसके पास दो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? संकरण क्या होगा? sp3। तो देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है। हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन sp3 संकरित है। आगे बात करते हैं, इन्होंने वाइनेलिक बोला है। वाइनेलिक ये होता है अपना, वाइनेलिक में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जस्ट बाद कौन कनेक्टेड रहता है? हेलोजन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डबल बॉन्डेड कार्बन का मेरा जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp2। यहाँ पे तीन बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी तीन हो रही है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड कितने? एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड में संकरण क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, वाइनेलिक में हेलोजन परमाणु से बॉन्डेड कार्बन का संकरण sp2 है, जबकि बेंजिलिक में हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन का संकरण sp3 है। डन है इतनी बात? देखो ये चार चीजें पूछ सकते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनाइलिक, एराइलिक। इन दोनों में हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन का संकरण sp3, इन दोनों में हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन का संकरण sp2। ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। देखो एक और बात मैं बता देता हूं, यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले। होगा क्या, जैसे अगर उन्होंने पिछली बार बेंजाइलिक और वाइनाइलिक की बात की थी, तो हो सकता है इस बार एलाइलिक और अपने एराइलिक की बात कर ले, एलाइलिक या एराइलिक की बात कर ले, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आरबीसी 2013, 17, 19 मल्टीपल टाइम्स बोर्ड ने क्वेश्चन पुट किया है। तो वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो बता देता हूं, जब अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड। आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हेलोजन। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब अपन 2 सोडियम से करवाते हैं, मैंने एक और एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड को लिखने का तरीका RX, इधर RX, इसकी रिएक्शन करते अपन ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या करना है, 2NX को बाहर निकालना है, पीछे क्या बचा? RR, मतलब मैंने दोनों R ग्रुप को ऐड कर दिया है और साथ में निकल गया 2NaX। ये अपनी वुड्स अभिक्रिया की रिएक्शन है। एक है वुड्स स्प्लिटिंग। देखो तीन रिएक्शन अभी याद करवाता हूं। अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 सोडियम से एल्किल हैलाइड के साथ करवाता हूं तो इसको अपन बोलते हैं वुड्स। 2NX बाहर निकलेगा, RR बन जाएगा। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? मैंने क्या ले लिया? एराइल हैलाइड। इस एराइल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने 2 सोडियम से करवाई और मैंने एक और क्या ले लिया? एराइल हैलाइड ले लिया। अरे बात समझ आ रही है क्या? ध्यान से देखते जाना। अब मैंने यहां से फिर से 2NX निकाल दिया, इसको क्या बोलूंगा मैं? डाइफेनिल। इसको क्या बोलूंगा? डाइफेनिल। क्या बोलूंगा? डाइफेनिल। तो मैंने एक ले लिया है, यहाँ पे एराइल हैलाइड, इधर भी एराइल हैलाइड। इसको बोलते हैं फिटिंग। कि वुड्स फिटिंग किसको बोलेंगे? एक ले लो एल्किल हैलाइड और एक ले लो अपना एराइल हैलाइड। 2 सोडियम तो लेना ही है, एक ले लिया मैंने अपना एराइल हैलाइड। इसको अपन क्या बोल देंगे? ये 2NX बाहर निकाला, इसको अपन बोलेंगे वुड्स फिटिंग। देखो वुड्स रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में 2 मोल एराइल हैलाइड। वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड, जो कि यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से और साथ में एल्किल हैलाइड से 2NaX बाहर निकल जाएगा। इसमें अपनी जो फेनिल रिंग है या बेंजीन रिंग है उससे R ग्रुप जुड़ जाएगा।
समझ आ रही है बात? ठीक है, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे अपने पास CH3 CH2 Br की रिएक्शन AgCN से करवा रहे हैं। अब आपको एक बात बता देता हूं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है कि जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवाते हैं तब क्या बनता है, AgCN से करवाते हैं तब क्या बनता है। तो आपको बता देता हूं, KCN एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, KCN एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, AgCN एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। अब इस आयनिक यौगिक में कौन बॉन्ड बनाता है, तो KCN में बॉन्ड बनाता है कार्बन। कौन बनाता है, कार्बन। AgCN में कौन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, AgCN दे रखा है। अगर यहाँ पे अपने को AgCN दे रखा तो मेरे को पता है यहाँ पे कौन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। तो CH3CH, देखो कुछ भी नहीं करना, ये Br हटाओ और उसकी जगह नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दो, CH3CH2NC। इसको अपन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो एथिल आइसोनाइट्राइल या एथिल आइसोसाइनाइड। आपने पढ़ा भी होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज साइनाइड, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज आइसोसाइनाइड। कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो साइनाइड साइनाइड, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कौन निकल गया, AgBr। कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना, अपन उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। KNO2, अब वापस एक बात बता देता हूँ, KNO2 एक प्रकार का कैसा यौगिक है, KNO2 एक आयनिक यौगिक है। और AgNO2 कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। AgNO2 सहसंयोजक यौगिक है। देखो एक बात दिमाग में आपको जो रखनी है वो यह है कि AgNO2 सहसंयोजक, KNO2 आयनिक। अब देखो सहसंयोजक यौगिक में यहाँ पे कौन बॉन्ड बना रहा था, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन। तो CH3CH2NO2 याद रखने का तरीका है, जैसे AgCN एक सहसंयोजक यौगिक था, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा था, उसी प्रकार AgNO2 भी एक सहसंयोजक यौगिक का कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो Br की जगह क्या कर दिया अपन ने, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोएथेन। NO2 ग्रुप को नाइट्रो और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं अपन, एथेन बोलते हैं। और साथ में क्या निकल गया, AgBr। ठीक है, डन है इतनी बात। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो अपने को है ना एराइल हैलाइड दे रखा है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का कौन सा हैलाइड है, एराइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम के साथ में, और साथ में ड्राई ईथर। अब एक बात बताओ, जरूरी नहीं है हमेशा अपने को ये एक ही मोल दे रखा हो, अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे अपने पास एराइल हैलाइड है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, 3 रिएक्शन पड़ी थी, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। क्योंकि यहाँ पे एराइल हैलाइड दे रखा है, मतलब अपने को यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन करवानी है। फिटिंग रिएक्शन करवाने का मतलब है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये अपना क्लोरोबेंजीन, ये अपना क्या था, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैंने 2 सोडियम से करवाई, एक और मैंने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्या निकाल देंगे यहाँ से, 2NH निकाल देंगे। पीछे क्या बचा, पीछे बचा अपना, पीछे क्या बचा अपना, डाइफेनिल। इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। अरे डाई मतलब अपने 2 फेनिल है ना, डाइफेनिल मतलब 2 फेनिल। समझ आ रही है बात? आगे देखते जाओ। CH3I की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं Mg के साथ में। CH3I की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Mg के साथ में। अब यहाँ पे भी देखो किसकी उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। बात सुनते जाना मेरी ध्यान से, कि सर वुड्स फिटिंग और वुड फिटिंग कब करवाएंगे, जब अपने को सोडियम दे रखा हो। क्या सर मैग्नीशियम हो तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करना है, अगर मैग्नीशियम किसी एल्किल हैलाइड के साथ में और साथ में शुष्क ईथर है, मैग्नीशियम को दोनों के बीच पटक, CH3Mgi, मैग्नीशियम को मैंने CH3 और I के बीच में रख दिया है। इसको अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, CH3 ग्रुप को क्या मैं R बोल सकता हूँ, Mg को Mg बोलूंगा। और आयोडीन एक प्रकार का क्या है, हैलोजन। RMg किसका रासायनिक सूत्र है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का। किसका सूत्र है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का। तो जब मैं CH3I की रिएक्शन Mg से करवाता हूं तो बनता है CH3Mgi। क्या बनता है, CH3Mgi। इसको बोलेंगे मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ध्यान रखना बात ये। और क्या मैं कह सकता हूं, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड में मैथिल पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। मेरे बच्चों को पता है मेटल का सपना अपने ऊपर क्या लेके आना, पॉजिटिव चार्ज लेके आना। तो मेटल पे पॉजिटिव तो पास वाले पे नेगेटिव। अपन एल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं तो मैं बताता हूं आपको, ग्रिग्नार अभिकर्मक में नाभिक स्नेह कौन होता है, CH3- या R-। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अपने CH3Mgi एक प्रकार का RMgX से ग्रिग्नार अभिकर्मक के फॉर्मूला मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ग्रिग्नार अभिकर्मक का सूत्र है। आगे बात करते हैं। देखो बहुत ही एक अपनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म या इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमेशा बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं बोलूं RBSC बोर्ड को अगर कोई चीज पसंद है तो उसका किस पे दिला रखा है, SN1 और SN2 पे। इससे क्वेश्चन पूछती है और कई बार पूछती है, और आपको हो सकता है इस पे किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, सुनते जाना। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि में कोई 2 अंतर लिखिए। कहना क्या चाह रहे हैं, SN1 और SN2 में अपने को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। अब देखो सुनते जाना। SN1 का पूरा नाम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बात करते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
इनमें अपने को अंतर लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में लेके आया हूं। देखो यहाँ पे है ना, मेरे जैसे दो दो अंतर भी लिख सकता था, मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है ना कि सर हमारा तो हेलोल के हेलोल कुछ भी नहीं पढ़ा, या पढ़ तो लिया पर चीजें याद नहीं है। अब सर इतना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 15-15 20-20 लेक्चर चलता है मेरा चैप्टर। अब वो कह रहे हैं सर अब हम क्या करें, तो मेरा यही कहना है, आप ये एक तरीके आपके शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना, मेरे शॉर्ट नोट्स भी इसी तरह के होते हैं, तो आपको ये फॉलो करना है। और ये ज्यादा नहीं है, अपने को यहाँ पे 24-25 क्वेश्चन है जो अपने को करके जाने हैं। अगर आप ये अच्छे से करके जाते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड में आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। अगर आप ये पूरी सीरीज फॉलो करते हो ना, 56 में से 50+ नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपना जो डिफरेंस है SN1 SN2 में अंतर, SN1 कौन से कोटि की, प्रथम कोटि की, SN2 द्वितीय कोटि की। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग का समीकरण का अनुसरण करती है, ये अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि वेग समीकरण का अनुसरण करती है। SN1 का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो आपको बता देता हूं, आपने केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, रेट जो होती है ना, रेट समानुपाती होती है किसके, अभिकारकों की सांद्रता। अगर यहाँ पे किसके ये समानुपाती है, एल्किल हैलाइड के। किसके समानुपाती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। और यहाँ पे एल्किल हैलाइड की पावर क्या रही होगी, 1, इसलिए ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की वेग की समीकरण का अनुसरण करती है। यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो क्या आता है, जब जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे अपना कांस्टेंट आता है वेग नियतांक, जिसको अपन के बुलाते हैं, और rx की पावर 1। तो ये इसके वेग समीकरण का, ये इसकी वेग समीकरण है, जिससे अपने को पता चला कि ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग का अनुसरण करती है। कोटि की डेफिनेशन आपको याद है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग। क्या बोला मैंने, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे कोटि कौन सी, प्रथम, यहाँ पे कोटि द्वितीय। इनका वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात वेग नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। पर SN2 की बात करते हैं, इनका वेग अभिकारक और नाभिक स्नेह दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर आपको इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ये SN1 का है, SN2 के लिए कैसे लिखेंगे सुनते जाना। रेट जो होता है वो समानुपाती होता है के RX और NU माइनस मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड। कोटि 1 बताओ कुल कोटि क्या होगी, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे अपना 2। तो SN2 द्वितीय कोटि की, SN1 प्रथम कोटि की। अरे डन है बात, सुनते जाना। तीसरा, इन अभिक्रियाओं में रैसिमीकरण होता है। अब ये आप कब बोलोगे रैसिमीकरण क्या होता है, तो मैं बोलूंगा जिसमें विन्यास का प्रतिपूर्ण धारण दोनों होता है, रिटेंशन और साथ में इन्वर्जन दोनों होता है। अब आप कहोगे रिटेंशन इन्वर्जन क्या है, तो मैंने क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया था प्रकाशिक समावयवता को। प्रकाशिक समावयवता क्या है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो ये अभी के लिए आपको अब दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि SN1 में क्या होता है, रैसिमीकरण होता है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको पूछ सकते हैं SN1 अभिक्रिया में डैश 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 होता है, मतलब SN1 अभिक्रिया में रैसिमीकरण होता है। आगे बात करते हैं SN2 में, इन अभिक्रियाओं में इनमें पूर्णतः त्रिविमीय प्रतिपल, प्रतिपल मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब यहाँ पे अटैक कैसा होगा, नाभिक स्नेह का अटैक होगा पीछे से। नाभिक स्नेह का अटैक किधर से होगा, पीछे से। आगे इन अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। ध्रुवीय विलायक अपना पानी एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक है। इन अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। ये अभिक्रिया आयनिक होती है और तीव्र गति से संपन्न होती है। सबको पता है जो अभिक्रिया आयनिक होती है वो बहुत तेज गति से संपन्न होती है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यह अभिक्रिया मंद गति से होती है। देखो एक जो चीज दिमाग में रखनी है, SN1 प्रथम कोटि की थी, कितने पदों में हो रही है, 2 पदों में। वो कितने कोटि की, द्वितीय कोटि की थी, कितने पद में हो रही है, 1 पद में। इधर बनता है कार्बोधनयन, इधर बनती है संक्रमण अवस्था। अब ये कार्बोधनयन संक्रमण अवस्था भी मैंने पहले बता रखा आपको। तो देखो एक क्वेश्चन जो कि मैंने टेस्ट में दिया भी था कि बताओ SN2 अभिक्रिया में हमको क्या देखने को मिलती है, तो वहां पे एक ऑप्शन था संक्रमण अवस्था। सिर्फ सिंपल सा आंसर टिक करके आना था। तो आपके आरबीएससी बोर्ड में इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने एक बार गलत किया कोई नहीं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कोई सा भी क्वेश्चन पहली बार अगर आपसे गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। गलत नहीं करना, बस अपने को सही करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। एल क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl से मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब ये अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से आती है, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये एक प्रकार की क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं आप, क्लोरीन कहीं पे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, AlCl3 से। किससे, देखो AlCl3 एक प्रकार का लोही अम्ल है, AlCl3 की उपस्थिति में। और क्या ले रहे हैं अपन, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। AlCl3 एक प्रकार का कौन सा अम्ल है, लोही अम्ल है। लुईस अम्ल का काम मैंने बता रखा है, लुईस अम्ल हैलोजन को ले जाता है। AlCl से किसको ले गया, क्लोरीन को। इसको ऐसे देखना, CH3Cl की रिएक्शन जब मैंने AlCl3 से करवाई तो AlCl3 किसको ले गया, क्लोरीन को। तो क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, और CH3 पे कौन सा चार्ज लग गया, प्लस। और CH3 पे प्लस मतलब किसका निर्माण हो गया, कार्बोधनायन का। किसका निर्माण हो गया,
कार्बोनाइन का। और अपन बहुत अच्छे से जानते हैं बेंजीन और उसके प्रतिस्थापी कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहां पे आएगा, ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। अब इसका रीजन भी मैंने बता रखा है, क्योंकि जब हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाने के दौरान हमको पता चलता है कि वहां पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे है, और यहाँ पे कौन सा उत्पाद मेजर होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट अपना माइनर होगा, अल्प और मुख्य। ठीक है, बात ध्यान में रखना। आगे CH3 CH2 Cl की अभिक्रिया KCN से, मैंने जस्ट अभी अभी ऊपर आपको बताया था KCN एक प्रकार का कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। कौन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 CN कार्बन बॉन्ड बनाता है। वही अगर AgCN होता तो कौन बॉन्ड बनाता, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आगे देखते जाओ। आगे अपने को दे रखी है एक एल्कीन। अब वो एल्कीन कौन सी है, देखो इस एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार की असमित एल्कीन है। कि सर कैसे पहचानेंगे, अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो सम्मित और असमित पहचानने का तरीका बता देता हूँ, बेसिक सी बात है। डबल बॉन्ड के लिए कैसे लाइन खींचो, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान, हाइड्रोजन की संख्या समान, तो एक प्रकार की कौन सी एल्कीन, सम्मित एल्कीन। असमित कैसे पहचानेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ लाइन खींची, इधर कितने कार्बन, एक, इधर कितने कार्बन, दो, मतलब ये कैसी एल्कीन, असमित एल्कीन। और आपको पता है जब हम किसी असमित एल्कीन पे किसी अम्ल का योग करवाते हैं तो कौन सा नियम दिमाग में आता है, मार्कोनिकोव का नियम। बहुत बढ़िया, देखो जिसको मार्कोनिकोव का नियम याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। मार्कोनिकोव का नियम अपने को, अब वैसे देखो मार्कोनिकोव का नियम कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर दिया गया। कुल मिला के कार्बोधनायन का स्थायित्व चेक करना होता है, जिसको अपन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना उसमें बताऊंगा कि क्यों मार्कोनिकोव का नियम कार्बोधनायन पे आधारित है। पर एक लाइन जो कि अपनी एनसीईआरटी कहती है कि जब हम किसी असमित एल्कीन पे किसी अम्ल का योग करवाते हैं, जैसे HX एक प्रकार का अम्ल है, तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे किसका योग करवा रहा हूं मैं, HI का। किसका योग करवा रहा हूं, HI का। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, दो। तो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, CH3 CH CH2, इस CH2 पे कौन चला गया, हाइड्रोजन, और इस CH पे कौन आ गया, आयोडीन। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। इसको अपन मुख्य उत्पाद बोलेंगे। आयोडीन का इस कार्बन पे आना मुख्य उत्पाद है, और इसका अल्प उत्पाद क्या होगा, हाइड्रोजन वहां चला गया जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो CH3 CHH। अगर हाइड्रोजन यहां जोड़ा तो आयोडीन यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहां जोड़ा तो आयोडीन यहाँ पे, CH2I। ये अपना माइनर प्रोडक्ट होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा इसलिए मेजर है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोधनायन बन रहा है तो माइनर है। ठीक है, आगे CH3 CH2H की अभिक्रिया NaBr और H2SO4 से करवा रहे हैं, सबको पता है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, अल्कोहल को हटाओ और उसकी जगह ब्रोमीन जोड़ दो। अब क्योंकि RBr, यहाँ पे R ग्रुप क्या है, मैथिल या एथिल, 2 कार्बन वाला एथिल, तो यहाँ पे CH3 CH2Br बन गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे एक और क्वेश्चन देखो फिर से आ चुका है, SN1 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आप खुद देखोगे कि सर अभी अभी तो SN1 SN2 के बारे में आपने बात की थी, बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है SN1 SN2 क्वेश्चन, किसी ना किसी तरीके से फॉर्म करता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ, उनका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट 100% आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट 100% आने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन के भी 95% चांसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। SN1 को अब अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। SN1 का पूरा नाम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे देखो RX मतलब एल्किल हैलाइड, पहला पद कैसा था, धीमा पद, और किसी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद क्या कहलाता है, RDS। और RDS की फुल फॉर्म सबको पता है, RDS को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग निर्धारक पद, जिसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS की फुल फॉर्म है ये, वेग निर्धारक पद, जिससे कि अपन अभिक्रिया के वेग का पता लगाते हैं। तो RX की अपन RX की अभिक्रिया करवाई, पहला पद जो था धीमा पद था उसको अपन ने RDS बोला। RX में सबको पता है हेलोजन और R में किसकी विद्युत ऋणात्मक था, हेलोजन की, हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो हेलोजन पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे R पॉजिटिव मतलब कार्बोधनायन का निर्माण हो गया, X माइनस बाहर निकल गया। ये जो कार्बोधनायन है इस पे कौन अटैक करता है सेकंड स्टेप में, NU माइनस मतलब नाभिक स्नेही। अब R प्लस को लिखा है कार्बोनियम। देखो याद रखना, कार्बोधनायन बोलो चाहे कार्बोनियम बोलो, बात एक ही है। जहां पे भी केमिस्ट्री में IUM लग जाए ना पीछे, IUM, इसका मतलब है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। जैसे अमोनियम NH4+ है ना, हाइड्रोनियम H3O+, कार्बोनियम R के ऊपर प्लस, तो ये कार्बोनियम एक प्रकार का कार्बोधनायन ही है। उस पे NU माइनस नाभिक स्नेह का योग करवा रहे हैं, प्लस माइनस आकर्षित करेंगे। ये सेकंड स्टेप जो है वो तेज होगा। पहला वाला पद कैसा था, धीमा, धीमे पद को अपन क्या बोलते हैं, धीमे पद को अपन बोलते हैं RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो R NU ने आपस में अभिक्रिया कर ली।
ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया वापस से आ गई है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग धीमे पद पे निर्भर करता है। जो वेग है, वेग बराबर वेग नियतांक, के को अपन बोलते हैं वेग नियतांक, और आर एक्स अपना एल्किल हैलाइड, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई एक प्रकार की SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 पदों में पूर्ण होती है। उदाहरण तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। और मैंने आपको बताया था कि जो अपने SN1 के लिए क्रियाशीलता का क्रम है क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मैथिल हैलाइड। और वही अगर मैं SN2 की बात करूं तो सबसे ज्यादा मैथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम अपना 3 डिग्री। इस पे भी अभी अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी सुनते जाना, ठीक है। तो अपन ने ले लिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, देखो संरचना देखो, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब है CH3 CH3। क्या मैं बोल सकता हूं 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है। और यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है ना, ये कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री है। इस 3 डिग्री कार्बन पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल। ये तो है अपना तृतीयक ब्यूटिल, और ब्रोमीन क्योंकि तृतीयक वाले कार्बन से जुड़ा है तो नाम बन गया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। एग्जाम में ये भी हो सकता है आपको बोले तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम बताओ, तो वहां पे आपको इसका IUPAC नेम भी आना चाहिए, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन करवा रहे हैं, वही अपना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जल से अभिक्रिया करवाई। अगर मैं बात करूं ओवरऑल क्या होगा, ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH। ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह क्या लगाया, OH, और HBr निकल गया। पर इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। पहले पद में SN1 का पहला पद कार्बोधनायन का निर्माण, जिसको अपन बोलते हैं वेग निर्धारक पद, कार्बोधनायन का निर्माण जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। अब ये CH3 होल थ्राइस CBr, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। कैसे लिखेंगे देखो, 1 2 3, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 कार्बन, 2 पे मेथिल बी और ब्रोमो बी। और बताओ ब्रोमो और मेथिल में, मेथिल M से स्टार्ट होता है, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है। बताओ पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का। तो 2 पे कौन है, ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 2 पे और कौन है, मेथिल, 2 पे मेथिल। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, और एल्केन के लिए अपन क्या लगाएंगे, एन। तो इसका नाम बन गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। पद 1 अपना RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ब्रोमीन को हटाएंगे, कार्बोधनायन का निर्माण करेंगे। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोधनायन बन गया, ठीक है। पहले स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण। द्वितीय पद की बात करते हैं, कार्बोधनायन पे किसका आक्रमण, नाभिक स्नेही, जो कि अपना कौन है, OH माइनस, नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे OH माइनस नाभिक स्नेही है, और जल में जल का पूरा अणु नाभिक स्नेही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस अटैक किया, कार्बन पर बना लिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, CH3 होल थ्राइस COH को क्या बोलेंगे, CH3 होल थ्राइस COH को अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, तृतीयक ब्यूटिल। क्या है ये, तृतीयक ब्यूटिल, और इसको क्या बोल देंगे अपन, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। पहले क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, से मैंने क्या बना दिया, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। डन है इतनी बात। आगे पढ़ते हैं, सेजेफ का नियम क्या है समझाइए। अब देखो सेजेफ नियम, जैसे मार्कोनिकोव का नियम आ चुका है, अब सेजेफ का नियम भी खूब इंपॉर्टेंट है। RBSc 2016 में पूछा गया सवाल है, सेजेफ बोलो जेटसेफ बोलो, बात एक ही है। अब इसमें एक और चीज बात इन्होंने बोली है, 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। समझा देता हूं, ध्यान देना। 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन पेंटेन, और 2 पे कौन लग रखा है, 2 पे ब्रोमो लग रखा है, तो मैंने 2 पे ब्रोमो लगा दिया। अब अपने को वैलेंसी फुलफिल करनी है, 1 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ CH2H, और इस CH2 को ऐसे लिख सकता हूँ CHH। यहाँ पे मेरे लिखने का ये उद्देश्य था कि यहाँ पे अपन क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पे अपन करवाने वाले बीटा एलिमिनेशन। क्या करवाने वाले हैं, बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं विलोपन, मतलब अपने को यहाँ पे किसी न किसी को निकालना है। अब कैसे निकालना है, तो देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना, ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड उसको मैं अल्फा कार्बन बोलूंगा। अल्फा के पास वाला क्या होता है, बीटा, इधर भी अल्फा के पास वाला बीटा। बात समझ आ रही है। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा कार्बन। अल्फा के पास वाला बीटा, इधर भी अल्फा के पास वाला बीटा। बीटा विलोपन क्यों बोलते हैं, सुनना। यहाँ पे अपने को करवाना है बीटा विलोपन का एक और नाम है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, डी हाइड्रोहेलोजनेशन। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन तथा हेलोजन का निकलना। अब मान लो हाइड्रोजन हेलोजन यहां से निकलती है, बीटा वाले से ही निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। देखना 2 तरह के उत्पाद संभव है यहाँ पे। यहां से मैंने हाइड्रोजन हेलोजन निकाला तो क्या बनेगा, CH3 CH2, फिर से अपना CH2, अपना ये CH और डबल बॉन्ड CH2। अरे समझ आ रही है क्या, ये 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, पेंट 1 इन, इसको क्या बोलेंगे, पेंट 1 इन, एक पे डबल बॉन्ड है ना। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालता हूं, ये भी तो बीटा है, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो मैंने यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाला, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच लगेगा कहीं, तो मैंने कहा लगा देते हैं, CH3
CH2 CH, इन दोनों के बीच लग गया डबल बॉन्ड CH, और सबसे लास्ट में बच गया CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे, तो 2 इन, समझ रहे हो ना, एक के आगे सिंगल बॉन्ड, 2 के आगे डबल बॉन्ड, 3 के आगे सिंगल बॉन्ड, 4 के आगे सिंगल बॉन्ड, तो 2 के आगे डबल बॉन्ड था तो पेंट 2 इन और पेंट 1 इन। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट है अपना पेंट 2 इन। अब आप कहोगे सर मेजर प्रोडक्ट पेंट 2 इन कैसे है, तो इसको समझा देता हूं, देखो इसकी स्ट्रक्चर बना लो, देखते हैं दोनों के स्ट्रक्चर बना के बताता हूं एक बार। प्रोडक्ट तो अपन ने बना लिया, इसको देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस कार्बन से एक तो CH3 ग्रुप जुड़ा है और एक कौन सा ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन, एक CH3 और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करते हैं, इससे एक हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा है, CH2 CH3 CH2 CH3। इसकी बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन की बात करता हूं कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करता हूं एक इसके पास हाइड्रोजन और एक इसके पास 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप, CH2 CH2 CH3। अब सुनते जाना, मैं आपको समझाने वाला हूं सेजेफ का नियम या जेटसेफ का नियम। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप, देखो इसको आप लिख भी सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी, सुनते जाना। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होती है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। क्या बोला मैंने, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हो। क्या मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन कोई एल्किल समूह नहीं होता है, हाइड्रोजन तो अपना छोटा सा प्यारा सा हाइड्रोजन, ये एक एल्किल समूह नहीं है। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सिर्फ एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, 3 कार्बन वाला, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं बेटा, 2 एल्किल समूह। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एल्किल समूह ज्यादा जुड़े हैं, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एल्किल समूह एक ही जुड़ा है और यहाँ पे 2 जुड़ा है। तो वापस से नियम सुनना, याद हो जाएगा। देखो मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ क्लास में चीजें कि बच्चों को याद हो ही जाती है ना। तो अगर आप ध्यान से सुनते हो, मेरे को देखते हो, समझते हो, तो आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे, सुनते जाना। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। इसको अपन सेजेफ या जेटसेफ का नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विकाबंधी मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। तो अपना ये जो पेंट 1 इन है ये 19% बनी, पेंट 2 इन अपनी 81% बनी, 81%। और मैंने कहा था इसका 81% बनने का रीजन ये मेजर प्रोडक्ट है बिकॉज इसमें एल्किल समूह ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड समझते हो ना सारे लोग, ये अपना बेंजीन, बेंजीन की खोपड़ी पे हैलोजन, इसको अपन बोलते हैं एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एरियल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों समझाइए। तो देखो बता देता हूं, ये अपना एल्किल हैलाइड, ये अपना एरियल हैलाइड। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन एकदम गजब तरीके से देता है कि मैं इसको कहता हूं नाभिक स्नेह करवा दो, क्या सर करवा दो। पर जब इसको बोलता हूं कि तेरे को भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होना है तो मना कर देता है, नहीं सर इतनी आसानी से नहीं करूंगा। फिर मैंने पूछा इसको कि क्यों नहीं करेगा, तो इसने कुछ रीजन दिए मेरे को जो कि मेरे को बहुत सही लगे कि हाँ यार इसके पास कुछ ऐसी चीजें है हो रखी है कि ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील नहीं है। सुनते जाना क्या है, नाभिक रागी, वही नाभिक स्नेह को ही बोलते हैं अपन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एरियल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड इत्यादि की तुलना में कम होती है। इसके निम्न कारण है। पहला, कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में भिन्नता। पहला रीजन तो यही दे दिया। क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। अब एक बात बताओ, sp3 और sp2 में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 की, सबसे कम sp3 की। अरे बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे s कैरेक्टर थोड़े कम है, यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे कम है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी विद्युत, इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो क्या हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्या, हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींच सकता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इसकी तुलना में कम। ये रीजन है पहला। तो देखो ये पॉइंट दिमाग में रखना, बाकी बातें तो आप आराम से लिख सकते हो। कार्बन हेलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में भिन्नता। हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित, जो कि मैंने अभी आपको बताया था sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरिन मतलब एरियल हैलाइड में इस कार्बन पर sp2 संकरण होता है, ठीक है ना। sp3 इधर sp2, समझ आ रही है बात। संकरण में s लक्षण बढ़ने पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, संकरण में s लक्षण बढ़ने पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है परसेंटेज s लक्षण के। s लक्षण जितने ज्यादा
विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, बहुत प्यारी प्यारी लाइनें लिखी है, एनसीईआरटी की लाइनें सारी। संकरण में लक्षण बढ़ने पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अतः sp3 संकरित कार्बन की तुलना में sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है। अतः हेलोएरिन का कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है, हेलोएरिन का कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, इससे बंध लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तुमको पता है जहां पे बॉन्ड लेंथ कम उसको तोड़ना मुश्किल, जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसको तोड़ना आसान, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, जिससे बंध की प्रबलता बढ़ जाती है और बंध का टूटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये अपना एक रीजन था। इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ, अभी आगे आ जाएगा। हेलोजन के जो लोन पेयर है ना, वो कहाँ जा रहे हैं, अब तुमको पता है ना, आगे बना देता हूँ देखो थोड़ा अच्छे से, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से नजर आए कि सर वाह क्या लिखा है। हेलोजन की बात करते हैं, हेलोजन वर्ग संख्या 17, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक, वर्ग संख्या 17, वाइटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ, हेलोजन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, संकरण में जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, डबल बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान। इसलिए तो पुराने टाइम की बातें हैं कि मिलके रहोगे तो आगे जाओगे, अकेले रहोगे तो कहीं नहीं जाओगे, तो मिलके साथ काम करो। छोटी छोटी सी बातें हैं जो केमिस्ट्री से काफी कनेक्टेड है ना। तो सिंगल को तोड़ना आसान, डबल को तोड़ना मुश्किल, ट्रिपल को तोड़ना और मुश्किल, वही वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आरबीसी 2023 का अपना बहुत ही प्यारा सवाल है। दो अपनी जो नेम रिएक्शन है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया देखो, स्वार्ट्ज अभिक्रिया आरबीसी 2017 में पूछी गई थी, 2023 में पूछी गई थी, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, अपन ने ले लिया CH3Br, एल्गिल हैलाइड, उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे, AgF से। क्या करवाना है, Ag और Br को निकालना और क्लोरीन को जोड़ देना है, CH3 बना दो और साथ में क्या निकाल दो, AgBr। अब यहाँ पे AgF के अलावा आपको एग्जाम में और क्या क्या देखने को मिल सकता है, Hg2F2, COF2, SbF3 से रखने पर भी RF का निर्माण हो जाता है। अब ये एक प्रकार की है ना इनडायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर आप फ्लोरीन को डायरेक्ट जोड़ोगे तो यहाँ पे हो सकता है विस्फोट हो जाए, विस्फोटक अभिक्रिया होती है ना, इसलिए अपन फ्लोरीन अगर अपने को एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो AgF से अभिक्रिया करवाओ, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने को रिएजेंट यहाँ पे अभिकर्मक पता होना चाहिए और किसकी उपस्थिति में हो रही है, CH3Br की अभिक्रिया, AgF से AgBr निकालो, CH3F जोड़ दो और साथ में AgBr बाहर निकल गया। सैंडमायर, अगली रिएक्शन सैंडमायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर। सैंडमायर जो आपको बोलना वो बोल लो। एनिलीन, अपना ये क्या है, एनिलीन। देखो ध्यान देना, एनिलीन की जब मैं अभिक्रिया, एनिलीन को मैं एरोमेटिक एमीन बोलूंगा क्योंकि ये ग्रुप क्या है, एरोमेटिक, और ये अपना एमीन, तो एनिलीन बोलते हैं अपन। बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा उसको क्या बुलाते हैं, एनिलीन। एनिलीन की जब अपन अभिक्रिया किससे करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, बनता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। क्या बनता है, अब यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन ले लिया ना तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। देखो ध्यान देना, फिर से एक बात बताता हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम, दो नाइट्रोजन को क्या बोलूंगा, डाइएजो। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलूंगा, IuMCl को बोलूंगा क्लोराइड, इसको अपन बोलेंगे BDC। क्या बोलेंगे, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन दिख रही है, बेंजीन। डाइएजो का मतलब कितने नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। IUM का मतलब पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड अपना Cl माइनस, तो ये BDC बन गया, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अपने क्लोरीन की जगह क्या ले लिया, हेलोजन, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड या सॉल्ट एक टाइप का। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे चीजें होती है सॉल्ट। अब इसकी अभिक्रिया अपन ने करवा दी Cu2X2 से, तो यहाँ पे एराइल हैलाइड बन गया और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, फिंकलस्टाइन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया। देखो स्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड बनाने की, स्वार्ट्ज अभिक्रिया अभी अभी अपने ऊपर पड़ी है एल्किल फ्लोराइड बनाने की, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने की। कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन है, आपको पता है जो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है जब हम आयोडीन जोड़ते हैं, वो एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा, तब भी वहां पे अपने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपने को दो इनडायरेक्ट मेथड काम में लेने पड़ते हैं, एक का नाम है फिंकलस्टाइन, एक का नाम है स्वार्ट्ज। एल्किल फ्लोराइड बनाना है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड बनाना है अपनी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो आप। NaI मतलब सोडियम आयोडाइड, तो Na और X को बाहर निकाल दो और एल्किल आयोडाइड बनाओ और NaX बाहर निकाल दिया, NaX बाहर गया, एल्किल आयोडाइड बन गया। ठीक है, हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, मतलब अपन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से क्या बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, आगे वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन अब वापस से आ चुका है। देखो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको पता है, अभी मैंने 3 रिएक्शन डिस्कस की, वुड स्प्लिटिंग फिटिंग, तो वापस कोई बताने का सेंस नहीं है, सुन लो। चलो एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड NX निकालो ड्राई ईथर की उपस्थिति में
आर और बेंजीन को आपस में कनेक्टेड कर दो। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, मैंने कहा ना कि एज इट इज क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता, पर हो सकता थोड़ा सा घुमा के दे दे। घुमा के कैसे दिया सुनना, CH3Br की अभिक्रिया KOH से बना CH3OH KBr, क्वेश्चन ही है ना। और यहाँ पे CH ये तृतीयक, ये 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा यहाँ पे, या जैसे इसको बोल लो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये मेथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया KOH से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन रहा है। अब कह रहे हैं उपरोक्त अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड किस प्रकार का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा SN1, CH3Br में क्या होगा SN2, तो ऊपर वाली SN2, नीचे वाली SN1। कह रहे हैं इसकी क्रियाविधि में दो अंतर लिखो। SN1 कितने कोटि की, प्रथम कोटि की, SN2 कितने कोटि की, द्वितीय कोटि की। SN1 की बात करें 2 पदों में होती है, SN2 की बात करें 1 पद में पूर्ण होती है। SN1 में रेसिमीकरण, SN2 में विन्यास का प्रतिपन्न, इधर बनता है कार्बन आयन, इधर बनती है संकरण अवस्था। जो सारी बातें अपन करके आए हैं, तो पूछने का तरीका चेंज है। देख लो ये SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, 3 डिग्री SN1 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, वापस से मैंने अंतर लिख दिया है, 2 पदों में 1 पद में, प्रथम कोटि की द्वितीय कोटि की, कार्बन आयन संकरण अवस्था, आलेख की क्रियाशीलता 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेथिल हैलाइड, इधर मिथाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। वुड्स अभिक्रिया मेरी वापस आ चुकी है, समझ आ रही बात। अरे चीजें रिपीट हो रही है बार बार। वुड्स अभिक्रिया अभी अभी एक्सप्लेन की थी मैंने, 2 मोल एल्किल हैलाइड सोडियम से करवाए ड्राई ईथर में, RR जोड़ दिया, 2NX बार निकल गया। अब है DDT का पूरा नाम, DDT का पूरा नाम। अब देखो इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका संरचना सूत्र बनाना सिखाता हूं, ध्यान देना। डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं, फेनिल। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन है ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और एथेन। एथेन का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। अब बताओ ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाना मतलब कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन बन गया। कितना आसान है DDT। DDT की संरचना कितनी आसान है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, है ना। पैरा पैराडैश, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, एथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। और इस कार्बन, ये कार्बन 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, तो एक क्या होगा इसके पास, हाइड्रोजन। और ये कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो ये DDT की है। SN1 वापस से आ चुका है SN1। अरे तुम भी अब कह रहे होंगे सर SN1 SN2 से कितना ही प्यार है बोर्ड वालों को। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोर्ड वालों को पसंद है तो पसंद है ना। वापस से SN1 की बात करें तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल हैलाइड। अब किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में। देखो ये बात याद रखना, कई बार बच्चे घटते बढ़ते में डिफरेंस मतलब भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम क्रियाशीलता CH3X की, उससे ज्यादा CH3 CH2X से, उससे ज्यादा CH3 CH CH3X की, और सबसे ज्यादा CH3 CH3X की। बात करूं हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है 3 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 1 कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री। और सबसे लास्ट अपना मेथिल हैलाइड 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल हैलाइड। समझ आ रही है बातें। देखो समझ आ रही है तो नीचे कमेंट में लिखना कि हाँ सर बात समझ आ रही है, सारी चीजें समझ आ रही है, बोल देना, है ना। आपके कमेंट पढ़ के मेरे को काफी अच्छा लगता है ना। कैसा भी मतलब जो जिसमें डाउट हो वो बोल दो, उस पे मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। किसी टॉपिक पे डाउट हो बताओ मेरे को, मैं उस पर सच बता रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाला हूँ। पर वो ये जितना आप कमेंट करोगे आप बताओगे कि सर हमको ये टॉपिक समझना है, पढ़ना है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कनेक्टेड रहेंगे अपन, चिंता मत करो किसी प्रकार की। सारे चैप्टर के इसी तरह के मैं क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ। हाँ आगे बात करते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और उत्पाद बनाएंगे। एल्कोहलिक KOH, देखो बता देता हूँ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया, विलोपन। और तो यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होगी तो देखो कैसे करेंगे, CH3 CH2 Cl ऐसे लिख दूं। अब ये CH3 को ऐसे लिख सकता हूं ना, CH2H। अब विलोपन अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन होगा, हाइड्रो हेलोजनीकरण, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं और डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, इथिन बन गई यहाँ पे। पेरोक्साइड, मैंने एक बात तुमको बोल रखी है, एंटी मार्कोनिकोव का नियम कब लगता है, एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगता है पहली बात तो HBr होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड। HBr और साथ में पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगता है
HBr पे, और उसके साथ क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड, तभी अपन एंटी मार्कोनिकोव का नियम काम में लेते हैं। और यहाँ पे HBr और पेरोक्साइड दोनों है, मतलब एंटी मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम ये था, हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। एंटी मार्कोनिकोव कहता है हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने डबल बॉन्ड कर दिया ब्रेक, डबल बॉन्ड हुआ ब्रेक, डबल बना सिंगल, दो वैलेंसी फ्री, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगेगा एंटी मार्कोनिकोव, और यहाँ चला गया ब्रोमीन। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया, कितना आसान। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण अभी अभी बात की थी, एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। एरिल एलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, अभी अभी समझाया था। कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, अनुनाद, ठीक है ना। तीसरा, निम्नलिखित एल्किल हैलाइड को SN2 अभिक्रिया के प्रति, SN1 पहले पूछा, अब क्या पूछ लिया, SN2। तो देखो ये अपने पास एल्किल हैलाइड है, तो बताओ सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। समझ आ रहा है ना। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे एक कार्बन से बॉन्डेड है। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे दो कार्बन से बॉन्डेड है। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो 1 डिग्री की गतिशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है, इनको ओपन करके लिख लेना। CH3Cl का कक्षा कारक बनाइए, ये भी अपन करते हैं। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, तो पहले फिंकेलस्टाइन वापस से आ चुके हैं। आंसर की बात करें, एल्किल हैलाइड, हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे, NH बाहर निकालेंगे, एल्किल आयोडाइड बना और सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, सुनते जाना। देखो, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। तो वापस से अपन जो कारण अपन ने वहां पढ़ा था ना, हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, यहाँ पे अपन दूसरा कारण डिस्कस करें, अनुनाद प्रभाव, जो मैंने वहां पे समझाया था उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हेलोएरिन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होते हैं तथा निम्न अनुनादी संरचना संभव होती है। क्लोरीन के लोन पर कहां चले गए, अनुनाद में। एक बार नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, फिर से एक बार ऑर्थो पे। अनुनादी संरचना मैंने बनाना सिखा रखा है आप लोगों को। एक और बात बता दूं, देखो इधर डबल बॉन्ड इधर थे, सिंगल है, ये एक दो डबल इधर, एक डबल इधर। यहाँ पे देखो दो डबल इधर थे, इधर दो डबल इधर है। इसका मतलब जो अनुनादी संरचना अपन ने बनाई है वो एकदम सही है। क्रॉस चेक करने का तरीका ही है ना, अपन कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये अपने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ क्लोरीन और कार्बन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हो। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, इसीलिए देखो सिंपल सा आंसर क्या लिखना है आपको, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद पाया जाता है। क्लोरीन परमाणु के लोन पर अनुनाद में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे क्लोरीन और कार्बन परमाणु में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के लक्षण आना मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, सिंपल। आगे देखना, अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिनके परमाणु स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में बंध तोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः नाभिक रागी, वही नाभिक रागी, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। और अगला पॉइंट, कार्बन हेलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। एल्किल हैलाइड में कार्बन का संकरण sp3, एरिल हैलाइड में कार्बन का संकरण sp2। धन्यवाद। इतनी कार्बन क्लोरीन की आबंध लंबाई, आबंध लंबाई कहां ज्यादा है, हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी तुलना में, हेलोएरिन की तुलना में। और जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जहां पे बंध लंबा, तोड़ना आसान है ना। लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तोड़ना आसान। लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है। अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। मैंने एक बात जो एग्जांपल देता रहता हूं, है ना, कि अगर मान लो दो भाई है, उनमें बहुत अच्छा प्यार है, दो भाई है, बहुत अच्छा प्यार है, तो तोड़ना मुश्किल है ना। और वही दो भाई अगर एक दूसरे से पहले से नाराज है तो उनको लड़ाना आसान है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कम, जहां पे डिस्टेंस कम होती है ना, जहां पे बॉन्ड लेंथ छोटी होती है उसको तोड़ना मुश्किल, जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसको तोड़ना आसान। फेनिल धनायन का स्तर, फेनिल धनायन जानते हो, ये अपना हेलो एरिल हैलाइड, हेलोजन को हटाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, बेंजीन के, मतलब ये जो अपना फेनिल है ना, इसके कार्बन पे। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज्यादा क्या होती है, अस्थायी। ये बहुत ज्यादा क्या होती है, अस्थायी। तो फेनिल धनायन का अस्थायित्व स्व आयनन के फलस्वरूप हेलोएरिन में बना फेनिल धनायन अनुनाद के दौरान अस्थायी नहीं हो पाता। अतः SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जहां पे मैंने आपको बताया एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, फेनिल धनायन बहुत ज्यादा क्या होता है, अस्थायी। देखो ऐसे समझो वापस से, ये मेरा था एल्किल हैलाइड, ये मेरा था एरिल हैलाइड। ठीक है, दोनों से मैंने हेलोजन निकाला, इधर R पे पॉजिटिव, इसको अपन बोलेंगे एल्किल धनायन, और इसको अपन बोलेंगे एरिल धनायन।
जिसको फेनिलएलानाइन बोलते थे अपन, और इसका स्थायित्व बहुत 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 कम होता है। तो ये ऐसा देखो, जिस चीज से अपना स्थायित्व गिर रहा हो ना, अपन वो काम कभी भी करना नहीं चाहिए। जिससे अपना स्थायित्व कम हो रहा हो, अपनी स्टेबिलिटी कम हो रही हो, वो काम अपन कभी भी नहीं करना चाहेंगे। अपन वो काम करना पसंद करते हैं जिससे अपना स्थायित्व बढ़ता है ना। तो यहाँ पे स्थायित्व कम हो रहा है, अतः ये काम अपन करना पसंद नहीं करेंगे। अतः एरिल एलाइड एल्किल एलाइड की तुलना में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। शायद ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। देखो, जितना बेसिक से समझाना था मैंने उतना बेसिक से समझाया है। मतलब ये समझ लो कि मैं इतना बेसिक से समझाता हूँ कि जिसको केमिस्ट्री आज तक समझ नहीं आई है ना, वो भी समझ सकता है। तो किसी भी टॉपिक में डाउट हो बताओ मेरे को, उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है। एसन टू अभिक्रिया की बढ़ती क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, ये देखो क्वेश्चन था ना, ये वाला कहां गया, ये रहा। एसन टू अभिक्रिया की बढ़ती क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे पीछे आ जाएगा, ये 3 डिग्री सबसे पीछे कहां गया, ये 3 डिग्री सबसे पीछे, उससे आगे 2 डिग्री, उससे आगे 1 डिग्री। समझ गए ना। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन आगे 1 कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री। अगला CH3Cl का कक्षक आरेख, देखो ये सुनो। CH3Cl की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। कार्बन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन का संकरण sp3। और sp3 तुमको पता ही है। संकरण की बात अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये अपन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन यहाँ पे बना रहे हैं। पहला sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, है ना। अब बात करते हैं, 3 तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन s कक्षक गोलाकार, ये अपन ने संरचना बना दी। क्लोरीन, क्लोरीन के पास p कक्षक कौन सा, डबलाकार, तो ये CH3Cl का अपन ने क्या बना दिया, कक्षकीय आरेख। ठीक है, आना चाहिए, बनाना बहुत आसान चीज है। sp3 संकरित कक्षक यहाँ पे अपना हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन, क्लोरीन का p, हाइड्रोजन का s s s। और आपको पता है sp3 संकरण में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है। वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, किसने कितनी बार आएगा वुड स्प्लिटिंग, वुड स्प्लिटिंग फिटिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया करवाने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद ग्रुप में प्राप्त होती है। समझाइए। तो देखो, बोला भी था मैंने, अगर अपन जलीय KOH लेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, एल्कोहलिक KOH लेंगे विलोपन अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्किन बनेगा, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये समझाना अपने को। निम्नलिखित हैलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में, एल्किल क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन, और ये बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइलिक क्लोराइड स्टार्टिंग में पढ़ा था, हेलोजन बेंजीन से कार्बन और कार्बन से हेलोजन, उसको अपन बेंजाइलिक क्लोराइड बोलते हैं। तो वुड स्प्लिटिंग में एक तो एल्किल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, NH निकालो, R को बेंजीन के साथ जोड़ दो। विलोपन अभिक्रिया, अगर एल्कोहलिक KOH है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। एक बार हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से निकाला, डबल बॉन्ड इधर लगा, एक बार हाइड्रोजन हेलोजन यहाँ से निकाला, डबल बॉन्ड इधर लगा। और मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के फलस्वरूप सहजव का नियम लगाना है। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। कर सकते हैं ना अपन ये बात, अभी अभी की थी, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। आगे बात करें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जलीय KOH में प्रतिस्थापन, और अपना एल्कोहलिक KOH है तो वहां पे विलोपन, और विलोपन अभिक्रिया होगी तो अपने को एल्किन देखने को मिलेगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो अपने को एल्कोहल देखने को मिलेगा। अब ये पूरी थ्योरी पढ़ लेना एक बार, इसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, एरियल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा। और यहाँ पे देखो, क्लोरीन से जब अपन यहाँ से ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, अनुनाद में। किसमें पार्टिसिपेट करेगा, अनुनाद में। कह सकते हैं अपन। आगे देखते जाना, आगे 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 देखते जाना, कहां थे अपन, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। वुड्स अभिक्रिया वापस से आ चुकी है, एल्किल, अब ये कितनी बार रिपीट हो चुका है वुड्स अभिक्रिया वाला, वुड्स अभिक्रिया वाला वापस पढ़ लेना। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, वही बेंजिलिक क्लोराइड को अपन बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। बेंजिल या बेंजाइलिक, बात एक ही है ना, बेंजिलिक, बेंजिलिक बोल दो, बेंजिल बोल दो, इसको अपन कैसे बोलेंगे, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से हेलोजन, और पूछा बेंजिलिक क्लोराइड में हेलोजन परमाणु संबंधित कार्बन का संकरण,
क्या होगा, sp3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हेलोजन से कार्बन, कार्बन से बेंजीन, sp3। द्विअणु नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो द्विअणु कितने पद में होती है, एक पद में पूर्ण होती है। Rx और Nu माइनस, नाभिक नहीं पीछे से अटैक करता है, नाभिक नहीं सार से जैसे जैसे बॉन्ड बनाएगा हेलोजन वैसे वैसे बॉन्ड तोड़ेगा, और इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संकरण अवस्था। आर और एक्स के बीच का बंध धीरे धीरे टूट रहा है, मतलब ब्रेकेज। नाभिक नहीं इस आर के साथ धीरे धीरे बंध बना रहा है, मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज, इसी को अपन क्या बोलते हैं, संकरण अवस्था। हेलोजन जैसे जैसे बॉन्ड तोड़ेगा, नाभिक नहीं वैसे वैसे बॉन्ड बनाएगा। एक पद में पूर्ण होती है, दो कोटि की होती है। अरे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। मैथिल क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया करवाई अपन ने, CH3Cl की KOH से, KCl को बाहर निकालो, CH3OH मतलब मेथनॉल बना दो। OH माइनस कहां अटैक करेगा, पीछे से। क्लोरीन जिधर जुड़ा है ना उसके पीछे से, इधर क्लोरीन कनेक्टेड है तो ये इधर से अटैक करेगा। OH कार्बन से धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ेगा। तुमको पता कार्बन की संयोजकता 4-5 बना नहीं सकता, तो क्लोरीन को हटाना पड़ेगा और OH को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है, जब क्लोरीन पूरी तरह से चल जाएगा और OH बन जाएगा। ये पूरा एक ही पद में हो रहा है, ध्यान रखना। आगे एलाइलिक क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था। एलाइलिक की बात कर लेते हैं फिर से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, कार्बन से हेलोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन, कार्बन से हेलोजन। इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक या एलेलिक। हिंदी की एनसीईआरटी में एलेलिक का प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग एलाइलिक भी बोल देते हैं। हेलोजन से जो कार्बन संकरित है, कार्बन बॉन्डेड है, उसका संकरण sp3। इसको भी अपन एलाइलिक बोलेंगे, ध्यान रखना। ये भी क्या है, कार्बन, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन और उससे कौन, हेलोजन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है कार्बन और उससे कौन जुड़ा है, हेलोजन। ठीक है। एक अणु की क्रियाविधि, अब अपन ने पीछे डिस्कस किया था। एक अणु की अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है, प्रथम कोटि की होती है। तो वापस से आ चुका है, देख लो कितना फेमस सवाल है। पहला पद अपना RDS, दूसरा अपना कार्बोदनायन। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्रियाशीलता का अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेथिल हैलाइड, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। पहले स्टेप में कार्बोदनायन का निर्माण, दूसरे स्टेप में नाभिक संयुगी का आक्रमण। अगला क्लोरोबेंजीन में, देखो अब आरबीसी 2021 का सवाल है, सेशन एंड करने वाले, थोड़ी सी देर में सुनते जाना। क्लोरोबेंजीन, ये अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन से बॉन्डेड कार्बन का संकरण बताओ जल्दी से, sp2। ये सर कितनी बार रिपीट होती है चीजें, तो वही तो तुमको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सारे। आरबीसी 2021 में पूछा गया था sp2। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समव्यवस्था दर्शाता है। अब यहाँ पे आपको इन चारों की संरचना बनानी है। बता देता हूँ, जीआई कौन प्रदर्शित करेगा। जीआई वो प्रदर्शित करेगा जिसमें देखो मैंने 2 मेथिल प्रोपेन बनाया सबसे पहले, 2 पे मेथिल और 3 कार्बन को प्रोपेन और डबल बॉन्ड है। तो कार्बन से यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए। अगर कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब वो जीआई सब ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े, ये भी ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा। इधर बात करते हैं, इस कार्बन से एक CH3 और एक CH3 और एक H, ये जीआई मतलब ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। बता देता हूँ, ज्यामितीय समव्यवस्था जो होती है ना, उसको अपन सिस ट्रांस समव्यवस्था भी बोलते हैं, समपक्ष विपक्ष समव्यवस्था। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों ग्रुप ऊपर है, CH3 दोनों ग्रुप सेम साइड, तो उसको अपन सिस बोलेंगे। एक CH3 नीचे आ गया तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसका मतलब है जो अपना थर्ड ऑप्शन है But2E, ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करता है। अपने समव्यवस्था को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। समव्यवस्था मेनली कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्याव्यवस्था, चला व्यवस्था। फिर अपने बात की थी किसकी, त्रिविम की। त्रिविम 2 प्रकार की थी, ज्यामितीय और प्रकाशिक। ठीक है, सारी बातें कर रखी है अपने डिटेल में। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको पता है कि मैं चैप्टर कितने अच्छे से और कितने डिटेल में पढ़ाता हूँ। वो डिटेल इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, सर कितने इजी क्वेश्चन है। देखो ज्यामितीय समव्यवस्था के लिए एक बात दिमाग में रखना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कार्बन से दोनों ग्रुप सेम है, मतलब ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लगता है, दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, तभी तो सिस्टर्न्स आएगा, वरना सिस्टर्न्स आएगा क्या, अरे वरना सिस्टर्न्स आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ आ रही है बातें। एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक अपने फिर से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उससे कार्बन हेलोजन। SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। फिटिंग अभिक्रिया को रासायनिक, अब फिटिंग बताइए, फिटिंग में दोनों क्या ले लेंगे, एराइल हैलाइड। दोनों क्या ले लेंगे, एराइल हैलाइड। क्या बना देंगे, डाइफेनिल बना देंगे। वाइनिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र, वाइनिलिक जानते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट कौन जुड़ा हो, हेलोजन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के स्टार्टिंग में समझाया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट कौन जुड़ा हो, हेलोजन। उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइनिलिक क्लोराइड। एलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन, फिर हेलोजन। बेंजाइलिक, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से हेलोजन। और एराइलिक, बेंजीन से या एरिल से डायरेक्ट हेलोजन, sp3।
sp2, इसका sp2 है ना, इसका नहीं, इसका sp2 और इसका, अच्छा इसका sp3 और इसका sp2, sp2 sp3 sp3, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, ये क्या होगा sp2, अरे कार्बन डबल बॉन्ड है ना, sp2 sp3 sp3 sp2, धन्यवाद, कंफ्यूज मत होना इसमें। सैंडमायर अभिक्रिया को वापस आ चुकी है सैंडमायर, एरोमेटिक अमीन, वही अपनी एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, NNO2+HCl से, पहले बनेगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, फिर इसकी अभिक्रिया अपन Cu2H2 से करवाते तो हेलोजन बॉन्ड बना, मतलब हेलोएरिन बन जाता है। NNO2+HX 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड बना, उसकी अभिक्रिया Cu2H2 से करवाई तो क्या बन गया, एराइल हैलाइड। बेंजाइलिक क्लोराइड संरचना सूत्र वापस आ गया, बेंजाइलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बढ़ती क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अपने को बताइए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता CH3CH2Cl एल्किल हैलाइड की, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की, सबसे कम एराइल हैलाइड की, और बीच में आ गया अपना बेंजीन CH2Cl। फिंकेलस्टाइन एल्किल हाइड्रेट बनाने की क्रिया विधि वापस आ चुका है फिंकेलस्टाइन। सर्वाधिक कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक है, बताओ। देखो ये मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने डिस्कस भी कर रखा है पहले भी, CH3 है, CH3Cl, CH3Br और CH3I। देखो बॉन्ड लेंथ कम, अरे बोल सकता हूं ना, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, कम, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। बॉन्ड जितना बड़ा उसको तोड़ना उतना ही आसान। पूछा क्या, सबसे ज्यादा आबंध लंबाई वाला यौगिक, तो CH3I, CH3I। बॉन्ड लेंथ आबंध लंबाई, सबसे ज्यादा आबंध लंबाई कार्बन आयोडीन की, उससे कम कार्बन ब्रोमीन की, उससे कम कार्बन क्लोरीन की, सबसे कम कार्बन क्लोरीन की। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो इसको तोड़ना सबसे आसान, तो मेरे को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। अरे सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बंध लंबाई है तो तोड़ना सबसे आसान, तो मेरे को यहाँ पे एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने पे टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड कैसा वीक है, वीक बॉन्ड है तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे टूट जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा आसानी से टूटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा रखा है मैंने। रैसिमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणन का मान, अब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, जिन्होंने मेरे से प्रकाशिक समव्यवस्था पढ़ी थी, अपन ने बहुत ही डिटेल में प्रकाशिक समव्यवस्था को समझा था। अभी के लिए देखो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, रैसिमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणन का मान कितना होता है, शून्य होता है। रैसिमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणन का मान क्या होता है, शून्य होता है। रैसिमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन कितना होता है, रैसिमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की, वही कौन क्या बोलते हैं इसको, फिटिंग अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। स्वार्ट्ज अभिक्रिया वापस आ चुकी है, 17 में पूछी थी, 23 में पूछी गई। नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, ये वैसे एल्डिहाइड का सवाल है। नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संग्रहित अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, पहले sp2 रहता है, बाद में किसमें चेंज हो जाता है, sp3। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, अरे RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OH ले लो। अभी कौन सा संकरण है इसका, sp2, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, तो संकरण क्या हो गया, sp2। जब इसमें नाभिक ने अटैक करेगा, नाभिक ने अटैक करेगा तो आप लोगों को पता है कार्बन 4 बंद तो बना नहीं सकता, सॉरी कार्बन 5 बंद तो बना नहीं सकता, तो अगर यहाँ पे नाभिक नहीं आएगा तो पहले से 4 है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नाभिक नहीं यहाँ पे आ गया। अभी संकरण क्या था, sp2, अब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, मतलब संकरण क्या हो गया, sp3, तो sp2 से sp3 हो जाता है। इसकी क्रियाविधि भी लिख रखी है मैंने, ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, ए और बी कुछ जुड़े हुए हैं, नाभिक ने अटैक किया, अभी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण sp2 और sp2 संकरण में आकृति कैसी होती है, समतली है। नाभिक नहीं आया तो संकरण टेट्राहेड्रल, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनने मतलब संकरण क्या हो गया, sp3, तो sp2 से sp3। आगे, इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते हुए भी क्लोरीन समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है, क्यों समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये पूछ रहा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन की विद्युदात्मकता ज्यादा होती है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, पर इलेक्ट्रॉन जब वो किससे जुड़ा रहता है, देखो क्या लिख रखा है, जब वो किससे जुड़ा रहता है, एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। जब वो किससे जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग से, तो ऑर्थो पैरा उत्पाद क्यों बनता है, तो अपने को पता है क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है, और अनुनाद की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। वही बात लिख रखी है, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होते हुए भी क्लोरीन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक है, क्योंकि अनुनाद प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। सबको पता है अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, अनुनाद प्रभाव। क्लोरीन समूह में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में विस्थापित हो जाते हैं, मतलब घूमने वो अनुनाद करते हैं,
जिससे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर आकर जुड़ता है। मैंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप लोगों को भी मैंने फिर से समझा दिया है। क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण आने वाला, अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन जो होता है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे। तो एक बार ऑर्थो उत्पाद और एक बार पैरा उत्पाद, और मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, पैरा उत्पाद। तो वापस से देखो क्या आ गया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन, सैंडमायर रिएक्शन का सेकंड स्टेप अपना। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से अपने को आयोडोबेंजीन बनाना, किया से अभिक्रिया करवाओ, आयोडीन बेंजीन पे जुड़ा, नाइट्रोजन गैस निकल गई, फिटिंग अभिक्रिया फिर से आ चुकी है, अभी मैंने बताया। क्लोरोएथेन से एथिन बनाना है तो क्या काम में ले लेंगे, एल्कोहलिक केएच काम में लेंगे, विलोपन अभिक्रिया होगी, बीटा एलिमिनेशन अपन इसको बोलेंगे। आगे समावयवी हेलो एल्केन में संकलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होता है, श्रृंखला बढ़ेगी। देखो सुनना, समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जैसे जैसे चेन बढ़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक कम हो जाता है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एरिया ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा मतलब लेस इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल बहुत कम लगेगा, आकर्षण बहुत कम लगेगा मतलब वन डर वाल बल कम लगेगा, अतः बॉइलिंग पॉइंट उसका गिर गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और, पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की तुलना में उच्च गलनांकी होते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन ने किया था, और इसमें मैंने कारण दिया था कि उनकी जो सममिति होती है बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसा उनमें उनकी सममिति के कारण होता है, और सममिति के कारण वहां पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, उनको ब्रेक करना मुश्किल, गलनांक ज्यादा। लिख भी रखा है देखो, ऐसा पैरा समावयवियों की सम्मिति के कारण, एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसा पैरा समावयवियों की सम्मिति के कारण होता है जिसके कारण ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होते हैं। मैंने कहा पैरा समावयवियों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, और पैकिंग बहुत अच्छी है तो उनको वापस तोड़ना मुश्किल है। ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रमाण स्वरूप इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। यहाँ पे अपना ये पीडीएफ एंड करते हैं अपन, सुनते जाना। रैसिमिक मिश्रण का ध्रुवण, रैसिमिक मिश्रण ध्रुवण अगुणक अथवा प्रकाशिक अगुणक होता है क्योंकि समान मात्रा में दो प्रकाशिक समावयवी एनेंटियोमर, मैंने बात की थी कि जो अपना रैसिमिक मिश्रण होता है उसमें एक बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक बनता है लिवो रोटेटरी, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक, एक जो राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है प्रकाश को और एक जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है। तो अपने को ऐसा लगता है देखने में जैसे फॉर एग्जांपल पहले जीरो पे था, अब एक ने क्लॉकवाइज घुमाई, फिर दूसरे ने वापस उसको उतनी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो रिजल्टेंट एंगल अपने को कितना देखने को मिलता है, जीरो। इसलिए अपन कहते हैं रैसिमिक मिश्रण का घूर्णन कोण का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो यही लाइन है, रैसिमिक मिश्रण ध्रुवण अगुणक होता है अथवा प्रकाशिक अगुणक होता है क्योंकि ये समान मात्रा में दो प्रकाशिक समावयवी एनेंटियोमर का मिश्रण होता है जो विपरीत दिशाओं में ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, जिससे मिश्रण कैसा हो जाता है, अध्रुवण घूर्णन। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रही है सारी बात कि रैसिमिक मिश्रण के घूर्णन कोण का मान कितना होता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो समावयवी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी दोनों जो होते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाया उसने, दूसरे वाले ने उतना उसको वापस कहाँ घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने को लगता है वहां पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है या एंगल ऑफ रोटेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 डिग्री। रैसिमिक मिश्रण के घूर्णन कोण का मान 0 होता है। यहाँ पे अपन हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। मैंने यहाँ पे अपनी स्पीड ज्यादा रखी थी, जहाँ पे मैं ये बता रहा था, मैंने अपनी स्पीड यहाँ पे ज्यादा रखी थी जिसमें मैं कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं कम से कम टाइम में। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो नीचे कमेंट करना जो भी पार्ट पसंद आया हो। अगर किसी टॉपिक में मैं ज्यादा तेज चल गया तो आप वो टॉपिक का नाम बता सकते हो, उसको अगर वापस समझाना तब भी आप बता सकते हो, पर ये सारी बातें मेरे को पता चलेगी आपके कमेंट करने से। तो कोशिश करना जो पार्ट पसंद आया वो भी लिखना, जो पार्ट पसंद नहीं आया वो भी लिखना, कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।